हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू ब्राइट माइंड्स। तो बच्चों, अपन ने क्लास 9th की लेक्चर नंबर 2 है ये। लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि सेल थी। तो अपन ने ये स्टार्ट कर लिया था। बट एक्चुअली क्या है ना कि भाई लेक्चर नंबर 1 बहुत पहले आया हुआ था, अभी लेक्चर नंबर 2 बहुत बाद में आ रहा है। तो लेक्चर नंबर 2 को लेट इसीलिए हुआ बच्चों, क्योंकि क्या है ना कि अभी इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, जैसा कि आप जानते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान के वॉर के कारण मैं रहता हूँ बाड़मेर राजस्थान में। तो बाड़मेर राजस्थान में क्या था कि भाई थोड़ा अलर्ट ज़्यादा था, तो उसके कारण थोड़ी एमआई टेंशन थी, उसके कारण मैं ये लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। तो अब कोई बात नहीं, अब वो तो वैसे ही सीज फायर हो गया, मीन्स समझौता हो गया। अब क्या है ना, अब आपके रेगुलर लेक्चर्स आएंगे और मैं रेगुलर लेक्चर्स पोस्ट करूँगा और आप उसको कंटिन्यू पढ़ते रहना, तो अपनी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। तो लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं आज अपन, बिना टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत टाइम हो गया है अपने को ये लेक्चर, मतलब टाइम हो गया है बहुत सारा पढ़ाई की थी अपन ने स्टार्ट। तो अपन लेक्चर नंबर 1 को एक बारी जल्दी से रिवाइज कर देते हैं, बहुत टाइम हो गया ना इसीलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने ये चैप्टर कैसे स्टार्ट किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर नंबर 1 में अपन ने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि सेल क्या थी। एक फंक्शनल यूनिट थी, एक बायोलॉजिकल एक फंक्शनल यूनिट थी, सबसे छोटी यूनिट थी किसी ऑर्गेनिज्म की। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपन है, जैसे मान लो अपन ही है, ह्यूमंस है, ह्यूमंस की सबसे बेसिक यूनिट मीन सबसे छोटी से छोटी यूनिट कौन सी थी, वो एक सेल थी। और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे बेसिक फंक्शन कौन कर रहा था, वो सेल ही कर रही थी। सेल ही अपना सब कुछ कामकाज कर रही थी अपने बॉडी के अंदर। इतने छोटे होने के कारण भी इतने बड़े बड़े वास्ट फंक्शंस प्रोवाइड कर रही थी। तो अपन ने इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत पढ़ा था। फिर इंट्रोडक्शन के बाद अपन आए थे डिस्कवरीज पे। किस पे आए थे? डिस्कवरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी किसने की थी? सेल की, जो कि सबसे छोटी यूनिट है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी? अपने कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। कौन थे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल दी थी। कब? 1665 में अपनी डेड सेल को बताया था, जो कॉर्क सेल थी ना उसमें से अपनी डेड सेल को बताया था। लेक्चर 1 में अपन ने पढ़ा था। फिर कौन आए थे? इनके भाई साहब भी आए थे, जो बड़े भाई थे ना, एंटोन वॉन लिवनहोइक। इन्होंने क्या दिया था? लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। क्या की थी? लिविंग सेल की। ये भी अपन पढ़ के आए। फिर उसके बाद कौन आए थे? उसके बाद अपने आए थे विर्चो, मतलब अपने ये रॉबर्ट ब्राउन आए थे। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या दिया था? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। किसकी डिस्कवरी की थी? न्यूक्लियस की। फिर आए थे विर्चो और स्किल्डन, नहीं स्किल्डन एंड स्वान आए थे। उन्होंने क्या दिया था? सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। क्या किया था? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को अपन ने अलग से पढ़ा था। फिर अपन क्या आए थे? पुरकिंजे। कौन आए थे? पुरकिंजे। पुरकिंजे ने क्या दिया था? प्रोटोप्लाज्म दिया था। ठीक है। तो ये ईयर ऑन ईयर चल रहा था कि भाई सबसे पहले 1665 में, फिर उसके बाद अपने इंटर्न न्यूमेनोइक वे ईयर जैसे बढ़ रहे थे वैसे वैसे इसके अंदर डिस्कवरीज भी बढ़ रही थी। तो लास्ट में पुरकिंजे प्रोटोप्लाज्म दिया था। और फिर आए थे विर्चो साहब। विर्चो साहब ने क्या किया था? मॉडिफाई किया था। किसको? सेल थ्योरी को। जो स्किल्डन एंड स्वान ने दिया था ना, स्किल्डन और स्वान ने जो सेल थ्योरी दी थी उसको ही मॉडिफाई करके उसमें मॉडिफिकेशन लाके उस सेल थ्योरी को पूरा किया था। तो अपन ने सेल थ्योरी भी पढ़ा था। सेल थ्योरी क्या था? सेल थ्योरी यही बता रहा था अपने को कि कोई भी बेसिक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक यूनिट है वो सेल है, सेल से बने हुए हैं। और एक ऑर्गेनिज्म एक सेल या उससे ज़्यादा सेल से बना हुआ है। ठीक है। और जो भी अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल्स आते हैं। न्यू सेल्स कहाँ से आ रहे हैं? जो पुराने सेल्स मर गए हैं उससे ही न्यू एग्जिस्टिंग सेल आ रहे थे। ये हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने क्या किया था? इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि भाई सेल क्या होती है, सेल के बारे में पढ़ा था। फिर उसकी क्या थी? डिस्कवरीज दे रखी थी आपके एनसीईआरटी में बहुत सारी। तो डिस्कवरी को टेबल फॉर्म में पढ़ा था, इसे ईयर बाय ईयर, लाइन बाय लाइन वाइज, तो आपको अच्छे से याद हो। तो ये पढ़ी थी डिस्कवरी। डिस्कवरी के बाद सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था। तो सेल थ्योरी अपन को यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा। फिर अपन इसके बाद में जो टॉपिक पे आए थे, कौन सा टॉपिक था? सेल को। सेल को 3 पार्ट में बांटा था, डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप और डिफरेंट नंबर के बेसिस पे। ठीक है। तो अपन ने फर्स्ट ऑफ ऑल सेल नंबर के बेसिस पे क्या थी? एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। यूनिसेलुलर मींस उनका जितना भी फंक्शंस हो रहे थे वो एक ही सेल में कंप्लीट हो रहा था। वो कौन से ऑर्गेनिज्म थे? यूनिसेलुलर थे। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी अपन या बहुत सारे ऑर्गेनिज्म और भी होते हैं ना। तो मल्टी सेलुलर में क्या था? एक सेल नहीं होती, उनसे एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं और वो सारे सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाते, एक ऑर्गन बनाते और फिर एक ह्यूमन का ऑर्गेनिज्म क्रिएट करते हैं। तो ये बहुत सारे सेल्स थे। तो ये बहुत सारे सेल्स मिलके जो अपनी बॉडी का फॉर्मेशन कर रहे थे वो कौन से ऑर्गेनिज्म थे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। ये अपन ने किसके बेसिस पे बांटा था? सेल के नंबर के बेसिस पे बांटा था। फिर डिफरेंट शेप के बेसिस पे बहुत अलग अलग शेप्स अपन ने पढ़ी थी। रेड नर्व सेल की 1 मीटर लंबी अपन ने बोली थी, 1 मीटर लंबी से ज़्यादा नर्व सेल बड़ी थी। और कौन से थे? रेड ब्लड सेल थे, बायकॉन्केव नेचर के थे। और स्पर्म सेल देखा था अपन ने, स्पिंडल शेप के सेल्स देखे थे। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के शेप देखे थे
जो कि मैंने बनाए थे, तो आपने भी बनाए होंगे आई थिंक। तो डिफरेंट शेप के बेसिस पे भी अपन ने सेल को बांटा था। फिर लास्ट में अपन ने डिफरेंट साइज के बेसिस पे कैसे बांटा था। जो सबसे छोटी सेल थी वो कौन सी थी, बैक्टीरिया की माइकोप्लाज्मा सेल थी, और सबसे बड़ी सेल कौन सी थी, ऑस्ट्रिच की एग सेल थी। तो अपन ने ये डिफरेंट शेप, साइज और नंबर के बेसिस पे अपन ने सेल को बांटा था और डिवाइड किया था। और उसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक था, अपन ने किसको दिया था, इसके कंपोनेंट्स को बांटा था। क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मा और सेल ऑर्गेनल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कंपोनेंट्स अपन ने 5 बांटे थे, सेल किससे मिलके, 5 कंपोनेंट से मिलके बना था। कौन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल बाहर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो ये आप स्क्रीन पे फोटो देख रहे होंगे आपके, तो ये स्क्रीन पे फोटो वही है। अपन को आज स्टार्ट करना है उसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेकंड कंपोनेंट क्या था, उसकी सेल वॉल, न्यूक्लियस, और फोर्थ न्यूक्लियस के बाद उसका सेल ऑर्गेनल्स। तो इसकी जो 5 बेसिक कंपोनेंट से बिन के बना हुआ था, जो अपन ने उसको डिस्टिंग्विश किया था कि उसको क्या क्या होता है, तो अपन को आज उसको क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज अपन बहुत टाइम के बाद स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं भी एक क्या हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह हूँ। तो आज इससे अपन स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो मैं भी क्या हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही हूँ, बहुत फ्लेक्सिबल हूँ। क्या हूँ, फ्लेक्सिबल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक बाउंसर टाइप ही है, मींस पर्सनल बाउंसर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, हर किसी सेल का एक पर्सनल बाउंसर। बाउंसर बोले तो बॉडीगार्ड, जो अपन ने सलमान खान देखा है ना, मूवीज आप लोग देखते हो, तो सलमान खान के पीछे जो बड़े बड़े बाउंसर्स होते हैं ना, बॉडीगार्ड, या नेताओं के पीछे बहुत बड़े बड़े बाउंसर्स होते हैं, जैसे ये पिक्चर में आप देख रहे होगे। क्या है, ये बड़े बड़े बाउंसर्स जो आपको दिख रहे हैं ना, तो बाउंसर क्या होता है, तो किसी को इजीली अंदर नहीं आने देता सेल के। तो बाहर की जो प्रोटेक्शन लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर बाहर की, जो इजीली किसी को अंदर नहीं आने देती, तो वो क्या कहलाता है, पर्सनल बाउंसर। तो हर सेल के पास खुद का एक बाउंसर होता है, एक बॉडीगार्ड होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो देखो स्क्रीन पे भी फोटो में क्या लिखा हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हर सेल का एक पर्सनल बाउंसर, हर सेल का क्या है, पर्सनल बाउंसर है। तो बाउंसर जो होते हैं, मींस कोई बॉडीगार्ड है या कोई सिक्योरिटी गार्ड है, तो सेल की बाउंड्री होती है, क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की बाउंड्री, जो बाहर की प्रोटेक्टिव लेयर है ना, तो वो सेल की क्या है, बाउंड्री है। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर की टाइप अपन समझते हैं, जो अभी वॉर हो रहा था, तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या है, एक बाउंड्री है। क्या है, बाउंड्री। तो वो अपने किसी को भी पाकिस्तान से यहाँ पे नहीं आने देते, तो वो क्या है, अपने पर्सनल बाउंसर है। तो वैसे ही हर सेल का एक पर्सनल बाउंसर होता है, हर सेल की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो वो प्रोटेक्टिव लेयर कौन सी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। तो सेल की बाउंड्री अंदर वही जाएगा जो जरूरी होगा, मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी किसको अंदर जाने देगा, तो वो हर किसी को अंदर नहीं जाने देगा मुंह उठा के कि भाई आप अंदर चले जाओ। अपन तो क्या करते हैं, मुंह उठाया और कहीं भी चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है सेल के साथ, सेल में जो जरूरी होगा वही आएगा। तो ये क्या है, ये राक्षस लग रहा है, तो इसको एंट्री नहीं है। ये क्या है, अच्छा बच्चा लग रहा है, तो ये आप ओनली जा सकते हैं। तो कोई भी अंदर नहीं जा सकता, ओनली जो सेल के लिए यूजफुल है वही अंदर जा सकता है। तो अपन आज पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में एक फनी स्टाइल में, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अपन ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, रिवीजन किया लेक्चर 1 का। अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अपना लेक्चर नंबर 2। आई होप यहाँ पे समझ आया होगा। तो ये ओनली आपके लिए क्या था, जस्ट मेक इट थोड़ा ईजी वे, आपको सही से समझ में आए, तो इसीलिए अपन ने ये बनाया था, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो अपन यहाँ से फर्स्ट स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ओके बच्चों। तो बच्चों अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। क्या अपन ने अभी पढ़ा ना, अपन ने देखा कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक हर सेल का पर्सनल बाउंसर, पर्सनल बॉडीगार्ड है, पर्सनल एक सिक्योरिटी गार्ड है किसी सेल का। तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट कंपोनेंट था ना अपनी सेल का, तो प्लाज्मा, अपन ने 5 कंपोनेंट पढ़े थे। 5 कंपोनेंट में कौन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनल्स, और एक और कंपोनेंट था ना आपका क्या, साइटोप्लाज्मा। तो अपन को 5 पढ़ने हैं, ठीक है। तो 5 आपको कंपोनेंट पढ़ने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपन एक और चीज़ से बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हो आप इसको, सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बच्चों, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लिखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है और इसको समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की, जो कि क्या करती है, इट सेपरेट्स द सेल कंटेंट फ्रॉम
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ना सेल के बाहर, उसके एनवायरनमेंट को अंदर के जो सेल कंटेंट है ना, जो अपन ने कंपोनेंट्स पढ़े, जो साइटोप्लाज्म है वगैरह सेल ऑर्गेनल, उसको अलग कर दिया। आउटर मोस्ट जो कवरिंग है इसकी सेल की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, किसी बाउंड्री है, तो बाउंड्री जैसे बॉर्डर टाइप है, उसका बॉर्डर है किसी सेल का, तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हो। ये क्या करता है, सेपरेट करता है अंदर के माल को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करता है। मीन्स अंदर जो माल है वो अलग है। अपनी घर में भी कोई बाउंड्री होती है ना, बाहर तो क्या होता है, चिड़िया वगैरह, गाय बकरी वगैरह बहुत कुछ रहते हैं, बट घर के अंदर तो भैंस वगैरह तो नहीं रहती ना किसी के, तो वो अपने को क्या करती है, बाउंड्री से अलग करती है, बाहर के एनवायरनमेंट को अंदर के एनवायरनमेंट से जो चीज़ अलग करती है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा। तो अपन सेकेंड पॉइंट भी लिख सकते हैं इससे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, अपन ने लिखा था ना, सेलेक्टिवली क्या है, परमिएबल है। क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल। क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है कि हर किसी को अंदर नहीं आने देता। जैसे ये सिक्योरिटी गार्ड साहब थे ना, ये सिक्योरिटी थे, तो ये सिक्योरिटी हर किसी को, मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओनली रेजिडेंट्स, क्या है, सिर्फ रेजिडेंट अंदर जा सकते हैं। सेल से जो जान पहचान वाले, सेल के जो काम वाले लोग हैं वही अंदर जा सकते हैं। जो बाहर के कोई बाहर देश के बिना प्राणी है ना, वो नहीं आ सकते। जैसे इंडिया के अंदर सिर्फ इंडिया वाले ही आ सकते हैं। जो बाहर के जो आतंकवादी वगैरह है, वो उसको क्या किया था अभी इंडिया ने, जाके उड़ा के आ गए थे। तो बाहर के कोई नहीं आ सकता, ओनली रेजिडेंट्स आ सकता है। जो सेल के काम का है वही अंदर आ सकता है, तो बाहर से कोई नहीं आ सकता। तो सेलेक्टिवली परमिएबल, जो सेल के काम का है उसको अंदर आने देंगे, बाकी सबको क्या भेज देंगे, बाहर भेज देंगे। तो अपन सेलेक्टिवली परमिएबल पे और क्या लिख सकते हैं, अलाउज एंट्री, अलाउज क्या करेगी, एंट्री एंड एग्जिट। अलाउ क्या करेगी, एंट्री और अलाउ एंट्री और एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स। मीन्स बॉडीगार्ड है या सिक्योरिटी गार्ड है, जो क्या करेगी, किसी को अंदर आने देगी जो उनके काम का है, और जो काम का नहीं है उसको क्या कर देगी, बाहर फेंक देगी। तो प्रिवेंट्स, और क्या कर सकता है, प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल्स। तो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड पॉइंट अपन ने क्या दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल अलाउ द एंट्री और एग्जिट ऑफ द सम मटेरियल्स। जो काम का है उसको अंदर ले लो, और जो काम का नहीं है उसी को बाहर ही रोक दो। और प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ द सम मटेरियल्स, मीन्स जो बाहर नहीं जाना चाहिए, घर के बाहर नहीं जाना चाहिए, सेल के बाहर नहीं जाना चाहिए, तो उसको भी प्रिवेंट करती है। हर किसी को अंदर या बाहर आने में रोकती है। तो जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड अपने साथ करते हैं ना, जो गेट के बाहर होते हैं, बैंक्स के बाहर होते हैं, कोई काम का बंदा है तो उसको अंदर आने देते हैं, जो ऐसे ही काम का बंदा नहीं है उसको बाहर ही रोक देते हैं। तो वैसे ही काम करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो अपन ने 2 पॉइंट्स देखे, इसमें और भी अपन लिख सकते हैं, जैसे कि अलाउज डिफ्यूजन, allows diffusion of substance, diffusion करता है, diffusion of the substance like CO2। CO2 क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, इसको अपन क्या बोलते हैं, O2 भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अलाउ करता है डिफ्यूजन ऑफ द सब्सटेंस लाइक CO2 एंड ऑक्सीजन। मींस डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन अपन अभी पूरा नेक्स्ट टॉपिक डिफ्यूजन पे ही ले रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद डिफ्यूजन पूरा समझेंगे। डिफ्यूजन क्या होता है, जनरली अपने लंग्स होते हैं ना, उसमें भी डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन मींस फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे कंसंट्रेशन कम है और कहीं कंसंट्रेशन ज़्यादा है। मैंने मान लो अपने अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, अपने एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अपने को पता है कि ऑक्सीजन का कंटेंट कितना होता है एनवायरनमेंट में, 21% होता है, और अपने अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट क्या होता है, कम होता है। तो बाहर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा है, अपने अंदर क्या है, कम है। तो जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ से कहाँ जाएगी, लोअर कंसंट्रेशन में। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे चीज़ें मूव होगी। तो इस डिफ्यूजन मीन्स बाहर से ऑक्सीजन कहाँ आ रहा है, अंदर आ रहा है। तो बाहर से ऑक्सीजन अंदर आने की प्रोसेस को हायर कंसंट्रेशन से मूवमेंट होगा, कहाँ पे, लोअर कंसंट्रेशन का। किसका, गैसेस का। तो गैसेस का ये जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जो मूवमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोला जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करवाता है, डिफ्यूजन करवाता है सब्सटेंस का, CO2 का और ऑक्सीजन का
किसके अंदर, सेल के अंदर। तो सेल में जो डिफ्यूजन होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, वो भी कौन करवाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करवाती है। तो सेम अपने अंदर भी लंग्स में क्या है, O2 की कमी है, CO2 भर भर के बनता है। अपने अंदर क्या बनता है, O2 की कमी और CO2 बाहर फेंकते हैं, अपन O2 लेते हैं और CO2 को बाहर फेंकते हैं, CO2 बनता है ना। तो अपनी जो लंग्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, O2 को ले लेती है और CO2 को बाहर फेंक देती है। तो बाहर से ऑक्सीजन को अंदर लेगी और CO2 को बाहर फेंक देगी। तो ये काम भी कौन करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करती है। तो आई होप यहाँ पे डिफ्यूजन का वर्ड का मतलब आपको समझ में आया होगा। तो अपन अभी नेक्स्ट जो टर्म है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो डिफ्यूजन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो और अपन इसमें लिख सकते हैं रेगुलेट्स। क्या करता है ये, रेगुलेट्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। क्या करता है, रेगुलेट मूवमेंट्स ऑफ सब्सटेंस। रेगुलेट क्या करेगा, मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस। किसको मूवमेंट करेगा, रेगुलेट करवाएगा मूवमेंट को, लाइक CO2, सॉरी, रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस, जस्ट सेकेंड, इन एंड आउट ऑफ सेल। वही है जो अपन ने ऊपर पढ़ा कि रेगुलेट करवाएगा, किसी सब्सटेंस को इन एंड आउट जाने में मदद करेगा। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड अपने गेट्स के बाहर रहते हैं ना, तो अंदर आने देते हैं और बाहर जाने देते हैं। तो अपने लिए क्या करेगा, गेट खोलने का काम करेगा, ठीक है। वो भी कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। तो लास्ट अपन एक और पॉइंट बनते हैं, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड, लिपिड्स और प्रोटीन्स। ये किससे बना हुआ था, लिपिड्स और प्रोटीन। लिपिड्स और प्रोटीन्स, जनरली प्रोटीन्स तो अपन सब जानते हैं, लिपिड्स क्या होते हैं, जनरली एक फैट से ही बना हुआ था। क्या होता है, फैट से। जो लिपिड अपन को अपना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, तो वो कौन बनाता है, लिपिड्स बनाते हैं। तो लिपिड्स अपन पढ़ेंगे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। बट आपको इतना ध्यान रखना है कि ये किससे बने हुए होते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। अलग अलग प्रोटीन्स, यूँ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जनरली, यूँ ऐसे, जो साइड साइड में प्रोटीन लगे हुए हैं, और बीच में क्या है, एक बड़ा सा गोल स्ट्रक्चर है, फैट मॉलिक्यूल के जैसा स्ट्रक्चर है। वो क्या होता है, लिपिड्स का बना होता है। जनरली आपका ये जो स्ट्रक्चर है वो आता है क्लास 11th में। जनरली सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ने को आता है क्लास 11 में। फ्लूइड मोज़ेक मेम्ब्रेन की तरफ, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है, जो उसके थ्रू आपको इसको पढ़ना होता है। तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन्स लगे हुए हैं और बीच में लिपिड्स के फॉर्म लगे हुए हैं। तो वो आपको उधर पढ़ना है। अभी यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि किससे बने हुए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है, लिपिड से बना हुआ है या प्रोटीन से बना हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझ में आया होगा। तो ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की, जो क्या करती है, बाहर के एनवायरनमेंट को अंदर के एनवायरनमेंट से अलग करती है। सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेलेक्टिवली परमिएबल मीन्स किसी को जो सेल के लिए परमिएबल है उसको अंदर जाने देगी, बाकी को बाहर निकाल देगी। और अलाउ करती है डिफ्यूजन यानी बाहर जहाँ से हाई कंसंट्रेशन है वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन में गैसेस का मूव होना, उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। तो वो भी कौन करवाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करवाएगी। और रेगुलेट्स द मूवमेंट्स ऑफ द सब्सटेंस इन एंड आउट, मीन्स बाहर जाने में और अंदर आने में सब्सटेंस को मूव करती है। और लास्ट में किससे बनी हुई होती है, लिपिड्स और प्रोटीन से बनी हुई थी। तो आपका जो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर, आपको जो एनसीईआरटी, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी एनसीईआरटी है। तो आपको साथ में क्या करना है, एनसीईआरटी से पढ़ना है। अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आपकी हैबिट बैठ जाएगी। और क्लास 11th और 10th में जो आपको बोर्ड्स एग्जाम्स हैं उसमें क्या होता है, जनरली एनसीईआरटी से ही आता है। तो मोस्टली आपकी एनसीईआरटी स्ट्रांग होगी तो आपका वहाँ पे अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आपको एनसीईआरटी साथ में लेके पढ़नी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं से हैबिट डाल के चलोगे तब जाके क्लास 10 में आपकी हैबिट बैठेगी। तो एनसीईआरटी में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो पैराग्राफ है उसमें इतना सा ही इंपॉर्टेंट है जो अपन ने शॉर्ट में लिख दिया। तो आप इसके नोट्स बनाइए और साथ में एनसीईआरटी को एक बारी रीड कर लीजिए कि वो क्या कहना चाहती है, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं किसका टर्म, डिफ्यूजन का टर्म स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब अपन समझते हैं किसको, डिफ्यूजन को। तो डिफ्यूजन क्या होता है, कभी नोटिस किया है बच्चों, कभी है ना, जैसे इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि है ना, मम्मा क्या होती है, किचन में पकोड़े तल रही होती है, तो उसकी स्मेल क्या हो जाती है, कभी कभी बेडरूम तक आ जाती है। तो आपको बिना व्हाट्सअप मैसेज के, मम्मी व्हाट्सअप मैसेज तो करती नहीं है कि मम्मी क्या बना रही है, पकोड़े बना रही है, तो बिना व्हाट्सअप मैसेज के आपको क्या आ जाती है, स्मेल आ जाती है। तो ये क्या होता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन क्या करता है, उनका डांस होता है। क्या होता है, डांस। डिफ्यूजन का क्या है, एक फ्री स्टाइल डांस है जो कि हर जगह पे मॉलिक्यूल्स को फैला देता है, हर जगह पे मॉलिक्यूल्स को क्या कर देता है, इक्वल कर देता है। तो इक्वल करने के प्रोसेस, जो ये इनविजिबल प्रोसेस है, उसको समझते हैं अपन डिफ्यूजन के प्रोसेस में, ठीक है। तो यही फोटो में आपकी क्या कर रही है, मम्मा क्या कर रही है, मम्मा आपकी जनरली मम्मा आपकी क्या कर रही है, मम्मा पकोड़े तल रही है, मम्मा पकोड़े तल रही है। और ये यहाँ से क्या आ रही है, आपके पास अपनी
क्या आ रही है, स्मेल आ रही है कि भाई पकोड़े तल रही है मम्मा आपको, तो आप बेडरूम से जाके मम्मा के साथ क्या करोगे, पकोड़े को एंजॉय करोगे। तो ये क्या है, बिना व्हाट्सअप मैसेज के, इन्होंने क्या लिखा है, बिना किसी व्हाट्सअप मैसेज के ये होता है डिफ्यूजन। व्हाट्सअप मैसेज के बिना आपको पता चल जाता है ना कि भाई मम्मी पकोड़े तल रही है, तो वही होता है डिफ्यूजन का प्रोसेस। एक इनविजिबल प्रोसेस होता है जिसको अपन को पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो अपन पढ़ते हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस को। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्यूजन क्या होता है, तो डिफ्यूजन अपन ने अभी देखा ही था। तो जनरली अब अपन इसको लिखते हैं कि भाई लिख के फिर समझते हैं कि क्या होता है डिफ्यूजन का प्रोसेस। डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, सब्सटेंस लाइक सॉलिड, लिक्विड या गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस में से कुछ भी हो सकता है। फ्रॉम कहाँ से बेटा, फ्रॉम रीजन ऑफ हाइयर कंसंट्रेशन। कहाँ से मूवमेंट होगा बच्चों, हाइयर कंसंट्रेशन से, हाइयर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। कहाँ से बच्चों, हाइयर टू लोअर कंसंट्रेशन से जो मूवमेंट होगा ना किसी सब्सटेंस का, उसको क्या बोलेंगे, उसको ही बोलते हैं आपका डिफ्यूजन का प्रोसेस। सो टू स्प्रेड यूनिफॉर्मली, किसको, यूनिफॉर्मली फैलाने के लिए जो प्रोसेस होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है किसी सब्सटेंस का, उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म बनाने के लिए, एक इक्वल फ्लो बनाने के लिए, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो इसीलिए जहाँ से वहाँ पे स्मेल बढ़ जाती है ना, यहाँ पे पकोड़े की क्या हो गई, स्मेल बढ़ गई, तो स्मेल बढ़ने से क्या हो गया, आपकी स्मेल दूसरी जगह जहाँ पे स्मेल नहीं होगी तो वहाँ पे ट्रांसफर होगी, तो ताकि स्मेल दोनों जगह इक्वल हो जाए। तो इक्वल होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आपका डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब अपन इसमें और कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे और पॉइंट क्या लिख सकते हो आप, इन दिस प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, in this process of the diffusion, two molecules of one substance mix with the molecules of अदर सब्सटेंस। इस प्रोसेस से क्या होगा, मिक्स होता है, क्या होता है, मिक्स होता है। तो इधर इसमें क्या होता है, मिक्स होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ द अदर सब्सटेंस के साथ। इन दिस प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ वन सब्सटेंस टू मिक्स विद द मॉलिक्यूल ऑफ द अदर सब्सटेंस। जैसे यहाँ से क्या हो रहा है, इस पकोड़े की स्मेल इस बेडरूम के स्मेल के साथ मिक्स हो रही है, क्या हो रही है, मिक्स हो रही है, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब अपन ने इसके आगे एक डायग्रामेटिक तरीके से भी आप समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या बनाया, एक टेस्ट ट्यूब बनाई, क्या बनाई, जनरली थोड़ा सा गंदा बन गया, यहाँ से एक आपकी क्या बना दी, अपन ने टेस्ट ट्यूब बना दी, इसके अंदर क्या भर दिया, वाटर मॉलिक्यूल्स, मीन्स वाटर भर दिया। ये क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, क्या है आपके, वाटर के मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो अब अपन इसमें क्या डालते हैं, एक ड्रॉपर की हेल्प से क्या डालते हैं, डाई डालते हैं। क्या डालोगे, जनरली इसको अपन किसी और कलर से दिखा देते हैं, ब्लू से दिखा देते हैं। क्या डाल दिया, डाई डाल दी, क्या डाल दी, डाई डाल दी। तो ये क्या है, डाई मॉलिक्यूल्स है, मींस डाई मतलब कोई भी इंक वगैरह कुछ भी डाल सकते हो आप, इसमें क्या डालते हैं, डाई डाल दी। तो ये फर्स्ट आपका हो गया। तो अब अपन यहाँ पे वापस बनाते हैं, यहाँ पे वापस टेस्ट ट्यूब बनाई। टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, ये तो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, क्या थे, वाटर मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे क्या था, थोड़े थोड़े क्या आ गए थे, अब इंक के मॉलिक्यूल्स या डाई मॉलिक्यूल्स आ गए थे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इक्वल होना स्टार्ट होगा, अपना जो रेशियो होगा वो इक्वल होना स्टार्ट होगा। तो वही इक्वल बनाते हैं अब, यहाँ से क्या बनाएंगे, इक्वल, जितना जिसके जितने उसके
वाटर के मॉलिक्यूल्स थे उतने ही इसके डाई के मॉलिक्यूल्स। अब क्या हो गए, दोनों मिक्सअप हो गए। जो अपन ने सेकंड पॉइंट लिखा ना, इन दिस प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स वन सब्सटेंस मिक्स विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ द अदर सब्सटेंस, तो वो क्या थे, डाई मतलब मिक्स हो जाते हैं, तो उस स्टेप को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया। क्या आ गया, इक्विलिब्रियम मीन्स सारे जो प्रोसेस है वो इक्वल हो गए, जो डाई के मॉलिक्यूल्स और वो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। जैसे ही अपन ने वाटर मॉलिक्यूल्स को डाला, वाटर मॉलिक्यूल्स और डाई मॉलिक्यूल्स अलग अलग थे पहले सेकंड स्टेप में, फिर थर्ड स्टेप में दोनों मिक्सअप हो गए, तो दोनों को इक्वल बनाने के लिए जो प्रोसेस हुआ वो क्या है, डिफ्यूजन है। आई होप यहाँ से इस छोटे से स्टेप से आपको समझ में आया होगा। तो ये होता है डिफ्यूजन का प्रोसेस। ऐसे ही बच्चों एक और प्रोसेस होता है जो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ होता है। क्या होता है, सेल में एक और स्टेप होता है ऑस्मोसिस। क्या होता है, जैसे डिफ्यूजन था जनरली गैसेस के लिए होता है, डिफ्यूजन किसके लिए होता है, गैसेस के लिए। गैसेस में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। तो ऐसे ही एक और स्टेप होता है वाटर के साथ, ये तो गैसेस के साथ है, वाटर के साथ एक और स्टेप होता है, कौन सा, ऑस्मोसिस। क्या है, ऑस्मोसिस। वाटर कहाँ से जाएगा, हायर कंसंट्रेशन की तरफ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। तो ऑस्मोसिस भी आपकी बुक में दे रखा है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, डिफ्यूजन था। अब अपन पढ़ते हैं ऑस्मोसिस का प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों अपन पढ़ते हैं किसका प्रोसेस, ऑस्मोसिस का प्रोसेस। डिफ्यूजन आई होप यहाँ से आपको, अपन ने अभी तक क्या पढ़ दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में लिखा, और डिफ्यूजन का प्रोसेस पढ़ा। अब अपन आते हैं अपना थर्ड टॉपिक पे बीच में लेक्चर के, जो कि क्या है, ऑस्मोसिस है। क्या है, ऑस्मोसिस। वाटर का मॉलिक्यूल्स कहाँ से जाएंगे, हायर कंसंट्रेशन की तरफ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो अपन लिखते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, तो सॉरी बच्चों, चेंज करते हैं अब। ऑस्मोसिस इज द पैसेज, क्या है, ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या है, पैसेज है, ऑस्मोसिस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेमी permeable, across a semi permeable from a solution with a higher concentration to higher concentration से कहाँ से, to the solution of with lower concentration। मीन्स अपन ने यहाँ पे क्या लिखा, ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेमी परमिएबल फ्रॉम द सॉल्यूशन विद द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सेम अपन ने डिफ्यूजन के प्रोसेस में सेमी परमिएबल का टर्म नहीं डाला, बट वहाँ पे भी डाल सकते हो। जो ये मूवमेंट होता है वो कहाँ हो रहा है, सेमी परमिएबल, क्योंकि ये मूवमेंट कहाँ करवा रहा है, कौन करवा रहा था, डिफ्यूजन। ये जो टर्म कहाँ थी, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कौन करवा रहा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करवा रही थी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या थी, सेलेक्टिवली परमिएबल। तो सेम अपन ने वहाँ पे नहीं लिखा, बट आप यहाँ पे लिख सकते हो। डिफ्यूजन के प्रोसेस में सेमी परमिएबल नहीं लिखा, बट लिख सकते हो। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा, वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट कहाँ से होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होगा। कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। जो वाटर मॉलिक्यूल्स था डिफ्यूजन के प्रोसेस में कौन थे, जनरली गैस मॉलिक्यूल्स थे। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जो मूवमेंट हो रहा है, उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब टाइप क्या होते हैं, ऑस्मोसिस के दो टाइप होते हैं। क्या होते हैं, एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। तो एंडो, जो बाहर से मूवमेंट हो रहा है पानी का, जो बाहर से, जो हायर कंसंट्रेशन क्या है, बाहर की तरफ है, बाहर से मूवमेंट हो रहा है, कहाँ पे, सेल के अंदर मूवमेंट हो रहा है। एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर। एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर। आप हमेशा एंडो का मतलब क्या करोगे, अंदर। जो बाहर से मूवमेंट कहाँ आ रहा है, सेल के अंदर आ रहा है। सेल क्या करेगी, फूल जाएगी। क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, जनरली फूल जाएगी। तो सेल स्वेल कर जाएगी, मीन्स फूल जाएगी। तो उस बाहर से मूवमेंट हो रहा है किसका, हायर कंसंट्रेशन का लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बाहर से मूवमेंट हो रहा है सेल के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, एंडोऑस्मोसिस बोलेंगे। और अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, जो बाहर अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है बाहर के मुताबिक, ऐसा भी बहुत सारे केसेस होते हैं। तो बाहर से अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स का, तो वो क्या होता है, एक्सोऑस्मोसिस। एक्सो मीन्स अंदर से बाहर की तरफ, एंडो मीन्स बाहर से अंदर की तरफ। तो दोनों के वर्ड से अपन को समझ में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अपन इसको भी सेम ऑस्मोसिस वैसे लिख देते हैं, एंडोऑस्मोसिस और
एक्सो ऑस्मोसिस, तो प्रोसेस इन विच वाटर, ओह शिट, इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट क्या, जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, जो क्या होता है, विच इज़ मोर इन क्वांटिटी, मतलब बाहर की, जो बाहर क्या है, विच इज़ मोर। सॉल्वेंट जनरली क्या होता है, ज़्यादा होता है। सॉल्वेंट यानी एक होता है सॉल्यूट, जो कम क्वांटिटी में होता है, और ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होता है, सॉल्वेंट, जो बाहर से ज़्यादा मूवमेंट की तरफ, प्रोसेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट एंटर इनटू सेल, बाहर से मूवमेंट हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स का, कहाँ पे, एंटर इनटू दी सेल, सेल के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है बाहर से अंदर की तरफ, तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंडोऑस्मोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेल क्या कर जाएगी, स्वेल कर जाएगी, क्या कर जाएगी, सूज जाएगी, सेल क्या कर जाएगी, सूज जाएगी, तो सेल सूजने को क्या बोलते हैं, एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको क्या बोलेंगे, सेम जैसे इसको लिखा है वैसे लिख सकते हैं, प्रोसेस इन विच द water molecules या solvent मूव आउट ऑफ द सेल, बाहर अंदर से कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ, मूव आउट ऑफ द सेल, तो इस केस में क्या कर जाएगी, सेल श्रिंक कर जाएगी, कम पड़ जाएगी, सूख जाएगी, रेजिन होते हैं ना जैसे सूखे हुए, वैसे सूख जाएगी। तो ये क्या होता है, अंदर, बाहर से अंदर की तरफ एंडोऑस्मोसिस, अंदर से बाहर की तरफ एक्सोऑस्मोसिस। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो जनरली अपन एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस को ऐसे समझ सकते हैं, देखो जैसे ये मैंने क्या बना दी, कोई सेल बना दी, ये इसकी क्या है, बाहर की लेयर है, क्या दी, बाहर की लेयर कौन सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर क्या है, एक वैक्यूल पड़ा है, कोई है, ये बहुत सारा साइटोप्लाज्म पड़ा है। ठीक है, अब ये बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से क्या हो रहा है, अंदर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, किसका, वाटर मॉलिक्यूल्स का, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एंडोऑस्मोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, एंडोऑस्मोसिस। देखो यहाँ से अपन ने एक और सेल बना दी, ये और लेयर बना दी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से जनरली ये तो थोड़ा उल्टा बन गया, सॉरी, जो अब सिकुड़नी है, सेल क्या करनी है, सिकुड़ जाएगी। ये अब ये क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, जो वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है, और सेल क्या कर रही है, सिकुड़ रही है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एक्सोऑस्मोसिस। ये डायग्रामेटिक फॉर्म से आप समझ सकते हो, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है वो एंडो, और अंदर से बाहर जा रहा है वो क्या आता है, एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है बच्चों, तो ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो गया। अब अपन को एस्मोसिस के प्रोसेस के अंदर बहुत सारे टाइप्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने, टाइप्स पढ़ने, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन दे रखे हैं आपके बुक में। क्या दे रखे हैं, बुक में बहुत तरह के ये सॉल्यूशन दे रखे हैं, तो उसको अपन हाईलाइट कर लेते हैं। क्या करने हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ना है, हाइपरटोनिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है, हाइपरटोनिक। एक पढ़ोगे आइसोटोनिक, क्या पढ़ोगे बच्चों, आइसोटोनिक, और एक क्या पढ़ोगे, हाइपोटोनिक। तो ये तीन, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक पढ़ना है आप। ठीक है बच्चों, तो अपन क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक यानी बाहर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मीन्स बाहर जनरली सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। सॉरी बच्चों, बाहर क्या है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा मतलब सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम, मतलब बाहर जो पानी का जो है लेवल क्या है, कम है, और अंदर पानी का लेवल ज़्यादा है। तो बाहर, अंदर से बाहर की तरफ वाटर लेवल मूव करेगा, तो अंदर से बाहर जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। जो अपन ने एक्सोऑस्मोसिस में पढ़ा ना, वही क्या होता है, हाइपरटोनिक होता है। बाहर क्या है आपका सॉल्वेंट, यानी वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, कम है, और अंदर वाटर का कंसंट्रेशन सेल के क्या है, ज़्यादा है। तो अंदर से क्या होगा, बाहर की तरफ वाटर का मूवमेंट होगा, तो उस मूवमेंट को क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे, आपको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। अगर एक चीज़ समझो, अगर आपका क्या है, बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, मतलब वाटर की कंसंट्रेशन कम है, बाहर वाटर की कंसंट्रेशन, सेल के जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम है,
तो समझो कि उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। सॉल्यूट मीन्स जो आपका जो कम क्वांटिटी में था वो ज़्यादा है, वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर की कंसंट्रेशन कम, अंदर ज़्यादा, अंदर से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो उस केस में क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। सेकेंड केस देखते हैं, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, ना बाहर जाएगा ना अंदर जाएगा, दोनों में मूवमेंट, वाटर का जो कंसंट्रेशन है बाहर भी सेम है और अंदर भी सेम है, तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, तो वो केस कौन सा होता है, आइसोटोनिक होता है। और हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक अंदर वाटर की कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम है, बाहर ज़्यादा है, तो बाहर से अंदर आ जाएगा, जो किस केस में हो रहा था, एंडोऑस्मोसिस के केस में हो रहा था, तो ये हाइपोटोनिक। तो वही केस है, इसको आप एज अ केस समझ सकते हो। जो हाइपरटोनिक है ना, इसको कैसे केस समझ सकते हो, एक्सोऑस्मोसिस का केस समझ सकते हो। हाइपोटोनिक को कौन सा केस समझ सकते हो, एंडोऑस्मोसिस का केस समझ सकते हो। और आइसोटोनिक मतलब कोई मूवमेंट नहीं होगा। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन लिख देते हैं जो इसके लिए जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपरटोनिक में क्या लिखोगे, हायर सॉल्यूट आउटसाइड, हायर सॉल्यूट आउटसाइड, या और लोअर सॉल्वेंट या लो वाटर कंसंट्रेशन आउटसाइड, ठीक है बच्चों। अब इस ऐसे ही आप इसमें आइसोटोनिक में भी लिख सकते हो, क्या, इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, मतलब बाहर और अंदर कंसंट्रेशन क्या है वाटर का सेम है। और क्या लिख सकते हो, इक्वल सॉल्यूट भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, इक्वल सॉल्यूट, मीन्स हर जगह सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है। अब इसमें लिख दो, इसमें क्या लिखोगे, हायर सॉल्यूट, हायर सॉल्यूट क्या है, इनसाइड ज़्यादा है, या और वाटर कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन लोअर है इनसाइड, मतलब अंदर की तरफ लोअर है और बाहर से क्या आएगा, पानी अंदर है। तो अपन ने फर्स्ट पॉइंट लिख दिया। अब सेकंड पॉइंट लिखो, हाई, जो ये अपन ने सेकंड पॉइंट भी सेम अपन ने उसमें फर्स्ट में ही लिख दिया, हाई वाटर इनसाइड, बट यहाँ पे भी लिख सकते हैं हाई वाटर इनसाइड, बाहर की कंपेयर में अंदर में वाटर क्या है, ज़्यादा है। यहाँ और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इक्वल वाटर, यहाँ पे क्या है, इक्वल वाटर है। और थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हो आप बच्चों, थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं हायर वाटर आउटसाइड, बाहर की तरफ वाटर क्या है, ज़्यादा है। ये अपन ने फर्स्ट पॉइंट में ही लिख दिया, बट ठीक है आप उसको अलग करके लिख सकते हो, वाटर आउटसाइड, सॉरी, हायर वाटर आउटसाइड, ठीक है बच्चों। थर्ड पॉइंट लेके क्या लिख सकते हो, वाटर मूव्स आउट, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन क्या थी, कम थी, अंदर क्या थी, कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, तो वाटर कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। इसमें क्या होगा, नो नेट मूवमेंट, यहाँ पे क्या होगा, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा बच्चों। और सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर मूव्स इन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाटर मूव्स इन, मतलब वाटर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, क्योंकि अंदर क्या थी, कंसंट्रेशन कम थी और बाहर कंसंट्रेशन क्या थी, ज़्यादा थी। तो इस केस में सेल क्या हो जाएगी, सेल श्रिंक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बाहर मूवमेंट हो जाएगा पानी का, तो अंदर क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, नॉर्मल ही रह जाएगी, क्या रह जाएगी, नॉर्मल। और यहाँ पे क्या रह जाएगी, सेल स्वेल्स, मोटी हो जाएगी सेल, क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन जनरली यहाँ से अपन लिख सकते हैं, सेल है यहाँ पे H2O, वाटर मूव्स आउट, यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर आ रही है। यहाँ पे क्या है, H2O ना अंदर जा रहा है ना बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, नो नेट मूवमेंट, दोनों में मूवमेंट क्या हो रहे हैं, किसी भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पे सेल में क्या हो रहा है, H2O अंदर आ रहा है, तो सेल क्या कर रही है, स्वेल हो रही है, मीन्स क्या हो रही है, मोटी हो रही है। तो यहाँ से अपन ने क्या लिखा, हाइपरटोनिक, हायर सॉल्यूट आउटसाइड, मीन्स
बाहर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है मीन्स सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है मीन्स वाटर की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। और इक्वल किस में थी, आइसोटोनिक के केस में, दोनों में वाटर कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, इक्वल सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है। और सॉल्वेंट के हाइपोटोनिक के केस में वाटर की कंसंट्रेशन बाहर की तरफ क्या है, कम है और हायर सॉल्यूट है, ठीक है। ओ यहाँ पे शायद मैंने मिस्टेक, हाँ इनसाइड है और उधर आउटसाइड है, सॉरी, इधर क्या है, इनसाइड है उधर आउटसाइड, मीन्स वहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन क्या थी, बाहर की तरफ कंसंट्रेशन कम थी, तो अंदर आएगा, वाटर कंसंट्रेशन अंदर की तरफ कम थी, तो हाइपोटोनिक के केस में। अब यहाँ पे चलते हैं हाई वाटर इनसाइड, अब क्या है, हाई वाटर, तो हाई वाटर इनसाइड मीन्स हाइपरटोनिक के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है, तो बाहर जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है सेल श्रिंक कर जाएगी मीन्स कम हो जाएगी। और आइसोटोनिक में अपन को कोई चिंता ही नहीं है, इक्वल वाटर है मीन्स दोनों में कोई मूवमेंट नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है, हाइपोटोनिक के केस में वाटर की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है मीन्स अंदर की तरफ मूवमेंट होगा, ठीक है। तो वाटर्स मूव आउट, थर्ड पॉइंट में अपन ने क्या किया, यहाँ से हाइपरटोनिक में क्या लिखा है, वाटर मूव आउट, यहाँ से अंदर से क्या जाएगा, बाहर जाएगा, तो वाटर सेल क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। और यहाँ पे आइसोटोनिक के केस में कोई मूवमेंट नहीं होगा, और हाइपोटोनिक के केस में वाटर क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा और सेल क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, ठीक है। तो यही चौथा पॉइंट लिखा है, सेल श्रिंक्स, नॉर्मल और स्वेल्स, तीनों को तो ऐसे टेबल फॉर्म में इसीलिए लिखा है ताकि आपको इजीली याद हो जाए और आपको अलग करने में इजी, मतलब आपको अलग फील हो, ठीक है। हाइपर मतलब अंदर बहुत ज़्यादा वाटर की कंसंट्रेशन, तो बाहर कम है, तो यहाँ से अंदर से बाहर जाएगा, सेम कैसे हो रहा था, अंदर से बाहर एक्सोऑस्मोसिस में, ठीक है। हाइपोटोनिक के केस में बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर कम है, तो अंदर बाहर से अंदर आएगा, तो मीन्स मोटी हो जाएगी सेल, तो वो कहाँ हो रहा था, एंडोऑस्मोसिस। तो सेम वैसे ही आप समझ सकते हो हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक, ठीक है बच्चों। तो ये अपन ने अलग कर दिया। अब अपने को क्या देखना है, अपने को देखना है सेल का डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में डिफरेंशिएट, ठीक है। तो अब अपन डिफरेंशिएट करते हैं सेल को डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में। तो बच्चों अब अपन क्या देख रहे हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में क्या देख रहे हैं, डिफरेंशिएट देख रहे हैं। जो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को टेबुलर फॉर्म में डिफरेंशिएट करने को भी आ सकता है, तो अपन वो डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप डिफरेंशिएट के फॉर्म में फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज द फिनोमिना, ये क्या है, एक फिनोमिना है ऑफ मूविंग, क्या मूव कर रहा था, गैस मूव कर रही थी, गैस के पार्टिकल्स या मूविंग पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सेम यहाँ पे भी लिख दो बच्चों, इट इज द फिनोमिना, ये क्या है, फिनोमिना है ऑफ moving particles across semi permeable from higher to लोअर कंसंट्रेशन। किसका हो रहा है, वाटर का हो रहा है, किसका हो रहा है, वाटर का, ठीक है, जनरली वाटर मॉलिक्यूल्स का होता है, ठीक है। तो इट इज़ द फिनोमिना ऑफ मूविंग द पार्टिकल्स फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जनरली इसमें किसका हो रहा है, गैस का हो रहा है, और इसमें किसका हो रहा है, वाटर का होता है। इट इज़ द फिनोमिना ऑफ मूविंग वाटर पार्टिकल्स फ्रॉम द हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है बच्चों। इसमें भी क्या कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं। इसमें एक और टर्म लिख सकते हो, इसमें क्या हो रहा है, लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन से कहाँ जा रहा है, हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन मीन्स अपन ने वाटर को क्या बोला है, सॉल्वेंट बोला है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में क्या है, वाटर को क्या बोला है, सॉल्वेंट बोला है। जहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा वहाँ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम, जहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम वहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा। तो जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, जहाँ से हायर कंसंट्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल्स है, हायर कंसंट्रेशन में मतलब लोअर सॉल्यूट, हायर कंसंट्रेशन मतलब लोअर सॉल्यूट, और
लोअर कंसंट्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल्स है तो मीन्स हायर सॉल्वेंट है, मतलब हायर सॉल्यूट है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये फर्स्ट पॉइंट आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। यहाँ पे और लिख सकते हैं, इट अकर्स इन लिक्विड एंड गैसेस। जनरली लिक्विड में भी हो सकता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें होता है गैसेस में होता है। ये किस में होता है, इट अकर्स ओनली इन गैसेस बेटा। ये कि सॉरी लिक्विड, सॉरी बेटा ये लिख दिया मैंने, लिक्विड, इट ओनली अकर्स इन दी लिक्विड, ठीक है। थर्ड पॉइंट अपन लिख सकते हैं, नो मेम्ब्रेन। जनरली मेम्ब्रेन होती है बट अपन इसमें जनरली मेम्ब्रेन को मानते नहीं है, इसीलिए अपन लिख रहे नहीं है। नो मेम्ब्रेन सेपरेशन रिक्वायर्ड, ज़रूरी नहीं है बट हो तो भी चलेगा, ठीक है। नो सेपरेशन रिक्वायर्ड, मतलब हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस हो जाएगा। बट इस केस में इट रिक्वायर्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है सेमी परमिएबल की, ठीक है, इसमें ज़रूरी होता है मेम्ब्रेन। ओके बच्चों, अब अपन लिखते हैं थोड़े और पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं, तो अपन इसमें ऐड कर देते हैं। चलो अब अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, वाटर इज़ नॉट नेसेसरी फॉर मूवमेंट। इसमें वाटर तो ज़रूरी नहीं है, जनरली अपन क्या कर रहे हैं गैसेस के बीच में, वाटर इज़ नॉट नेसेसरी फॉर दी मूवमेंट। बच्चों इसमें वाटर की ज़रूरी नहीं होता, वाटर इज़ द, अब इसमें क्या लिखोगे, वाटर इज़ द मेन solvent that moves from here to there, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या करेंगे, द फ्लो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इन ऑल डायरेक्शन। मीन्स फ्लो यहाँ से वहाँ किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, बाहर से अंदर भी हो सकता है, अंदर से बाहर भी हो सकता है। तो अपन सांस ले रहे हैं ना, तो बाहर से अंदर क्या हो रहा है, बाहर CO2 की कंसंट्रेशन क्या है 0.01% है, मतलब एनवायरनमेंट में कंसंट्रेशन क्या है 0.01% है। अंदर कंसंट्रेशन अपने CO2 बन रहा है, तो अंदर से क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। और ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में क्या है 21% है, और अंदर आ रहा है तो अंदर से बाहर आ रहा है, तो दोनों मूवमेंट हो रहा है। तो फ्लो ऑफ मूवमेंट कहाँ है, हर जगह पे है। तो यहाँ पे क्या है, फ्लो ऑफ मूवमेंट, फ्लो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन वन डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है फ्लो, इसमें कहीं भी हो सकता है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, डिफ्यूजन इज नेचुरल phenomenon that cannot be stopped। मीन्स ये नेचुरल फिनोमिना है, जहाँ पे भी गैस की कंसंट्रेशन कम होगी और जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ से चला जाएगा। तो अपन पकोड़े तलते हैं, जो अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी ना डिफ्यूजन के केसेस में, पकोड़े तलते हैं, तो जनरली जहाँ से किचन में पकोड़े तलना स्टार्ट होगा वहाँ से स्मेल स्टार्ट होगी, वहाँ से कहीं भी पानी चली जाएगी। तो ये नेचुरल फिनोमिना, अपन इसको रोक नहीं सकते, ठीक है। बट ये इस प्रोसेस को अपन रोका जा सकता है, द प्रोसेस कैन बी स्टॉप्ड। ये क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस को रोक सकते हैं। और वी कैन रिवर्स इट बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स। मीन्स अब इसमें क्या था, इस चीज़ को अपन समझ सकते हैं। देखो
इसमें क्या आ सकते हैं अपन, इस प्रोसेस को रोक सकते हैं। इसको तो रोकना पॉसिबल नहीं, नेचुरल फिनोमिना। इसको रोक कैसे सकते हैं? जनरली अपन ने कहाँ पे लिखा, यहाँ पे सेमी परमिएबल का टर्म आया था ना ऑस्मोसिस के केस में, सेमी परमिएबल का टर्म आया था। तो सेमी परमिएबल का टर्म इसीलिए आया था कि सेमी परमिएबल पे अपन जोर डाल सकते हैं, मेम्ब्रेन पे जोर डाल के जहाँ पे अपन को मूवमेंट रोकना है ना वहाँ पे रोक सकते हैं। तो इसीलिए अपन ने यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लिया है। यहाँ पे इतनी जरूरी नहीं है, यहाँ पे ले सकते हैं, बट यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जरूरी है, क्योंकि आरओ के केस देखा है अपन के घर में, सब में क्या होता है, आरओ का केस होता है। तो आरओ में जनरली क्या होता है, जो पानी अपन इम्प्योर वाटर को क्या करता है, वाटर को प्योर करता है आरओ के केस में। तो बाहर के जो अपन का इम्प्योर वाटर है उसमें क्या है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और वाटर थोड़ा इम्प्योर होता है। तो उस केस में सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन अंदर के, पता है आरओ के अंदर क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। तो जैसे ही वाटर अंदर जाएगा ना, तो उस मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर लगाया जाएगा, वाटर प्रेशर लगाएगा, तो जितना भी सॉल्ट है वो इस साइड रह जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। तो इसमें, इस केस में अपन इसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इस प्रोसेस को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो और अपन एक और लिखते हैं पॉइंट इसमें, ऑल द टाइप्स of substance, all the type of the substance present in the solution which can move from high concentration to low, मतलब हर टाइप का मूवमेंट हो सकता है। जनरली जो पॉइंट अपन ने ऊपर लिखा ना वही है, देयर इज मूवमेंट ऑफ ओनली वाटर। इसमें क्या होता है, हर किसी का मूवमेंट हो सकता है, बट इसमें क्या होता है, ओनली किसका मूवमेंट होता है, वाटर का मूवमेंट होता है, और एनी अदर सब्सटेंस फ्रॉम लो, हाई टू लो, फ्रॉम हाई टू लो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देते हैं। जनरली एग्जाम्पल तो बहुत ज़रूरी है। एडिशन ऑफ इंक लीड्स टू कलर द वाटर। अपन ने इंक का एग्जाम्पल लिखा करना, तो वही है, मैंने लिख दिया है। जनरली इंक में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा पानी के अंदर, ठीक है। तो वो क्या है, डिफ्यूजन का प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, रेड ब्लड सेल स्वेल्स, मतलब सेल हो जाती है व्हेन एक्सपोज टू वाटर, मीन पानी अंदर कम होता है रेड ब्लड सेल के, बाहर ज़्यादा में डाल दोगे वाटर के अंदर तो वो क्या कर जाएगी, स्वेल हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से डिफ्यूजन का प्रोसेस समझो। देखो डिफ्यूजन के प्रोसेस में क्या होता है, मेनली गैस की कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जो मूवमेंट होता है उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बीच में वाटर का कंसंट्रेशन कहाँ हो जाएगा, वाटर का मूवमेंट कहाँ से हो जाएगा, हायर कंसंट्रेशन की लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। यहाँ पे या तो लोअर सॉल्यूट से हायर सॉल्यूट की तरफ। जहाँ पे सॉल्यूट कम मीन्स वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा, और जहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा मीन्स वाटर की कंसंट्रेशन कम, तो वहाँ से सेम ही बात है, तो वहाँ से मूवमेंट होगा, ठीक है। इट अकर्स इन दी लिक्विड एंड गैसेस। डिफ्यूजन क्या हो सकता है, लिक्विड और गैसेस दोनों में हो सकता है। इसमें क्या होगा, लिक्विड में ही होगा। इसमें कोई भी मेम्ब्रेन सेपरेशन जरूरी नहीं है, बट इसमें मेम्ब्रेन की सेपरेशन जरूरी है, क्योंकि आरओ का केस बनाना है अपने को, ठीक है। तो वाटर इज नेसेसरी फॉर द मूवमेंट। इसमें वाटर, मतलब जो डिफ्यूजन के केस में वाटर जरूरी नहीं होता, बट इसमें वाटर ही मूव करेगा, तो वाटर तो जरूरी है मूवमेंट के लिए। यहाँ पे फ्लो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, कहाँ हो सकता है, दोनों डायरेक्शन में। बट यहाँ पे फ्लो क्या होगा, ओनली एक ही डायरेक्शन में होगा, यहाँ से बाहर से अंदर या अंदर से बाहर, ठीक है। तो दोनों में कहीं से भी दोनों तरफ मूव नहीं कर सकता, एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इसमें क्या है, नेचुरल फिनोमिना है, इसको अपन रोक नहीं सकते, बट ये क्या है प्रोसेस, इसको रोका जा सकता है। किस केस में, आरओ के केस में अपन ने देखा ना। तो इसमें हर टाइप का सब्सटेंस अंदर मूव कर सकता है, और इसमें क्या होगा, ओनली वाटर का मूवमेंट होगा, ठीक है। तो एग्जांपल अपन ने देख लिया, इंक का वाटर में डाला था, और इसमें क्या है, रेड ब्लड सेल स्वेल हो जाती है वाटर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से आपको हाइपरटोनिक, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का प्रोसेस आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे एक और टर्म समझेंगे, क्या, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। उसके बाद अपन चलेंगे सेल वॉल के केस पे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों अपने को क्या समझना है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बाद एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। जैसे अपन ने एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस पढ़ा ना, वैसे ही एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडो का मीन तो मैंने आपको बता दिया था, एंडो का मीन्स अंदर मूव करना, और एक्सो का मीन्स बाहर मूव करना।
ठीक है। तो अंदर ये जो आपको डायग्राम के अपन को इतना लिखना वगैरह नहीं है, एंडोसाइटोसिस साइटोसाइटोसिस सेम ऑस्मोसिस जैसा होता है, ओनली इसीलिए डायग्राम के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। एंडोसाइटोसिस मीन्स जो वाटर या मतलब वाटर का मॉलिक्यूल्स या फूड का मॉलिक्यूल्स अंदर जाता है, बाहर से क्या जाता है, अंदर जाता है। एंडो अपन इंजेक्शन करते हैं ना, तो सेम वैसे ही जो एक सेल के अंदर ये जो फूड का मॉलिक्यूल्स है वो अंदर की तरफ मूव कर रहा है। एंडो मीन्स बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस बोलेंगे। सेम ये क्या कर रहा है, बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहा है, फिर ये मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर घूमता है, सेल के अंदर टूटता है, ठीक है। जो ज़रूरी है वो टूट गया, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। और ये बाहर सेल से बाहर आना, जो वेस्ट प्रोडक्ट को सेल से बाहर फेंक देना, जो मूवमेंट कहाँ से हो रहा है, अंदर से बाहर की तरफ हो रहा है, उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। आई होप यहाँ से आपको समझ आ गया। तो अगर आपको एंडो ऑस्मोसिस एक्सो ऑस्मोसिस समझ में आया ना, तो एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस सेम सी बात है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस आप वहीं से ही समझ सकते हो, ठीक है। तो मैं ये हटा देता हूँ। आई होप यहाँ से नॉर्मली आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ से फूड का मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, अंदर जा रहा है सेल के, तो ये अंदर के मूवमेंट को जाने को एंडोसाइटोसिस, और वेस्ट प्रोडक्ट क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है, तो ये बाहर जाने के मूवमेंट को क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब अपन को सेकंड कंपोनेंट पढ़ना है, किसका, सेल का। फर्स्ट कंपोनेंट तो अपन ने यहाँ पे पढ़ लिया ना, ये देखो, ये तो दोनों प्रोसेस पढ़े, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, ये थोड़े लंबे प्रोसेस थे इसलिए टाइम ले गया। तो अपन को सेकंड कंपोनेंट, जो 5 कंपोनेंट थे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और न्यूक्लियस और आपका क्या, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स। फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया सेल मेम्ब्रेन और या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब अपने को पढ़ना है ये दोनों प्रोसेस पढ़ लिया, उसका डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस पढ़ लिया। अब अपने को पढ़ना है सेल वॉल क्या होता है, सेकंड कंपोनेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया, अब अपन को पढ़ना है सेल वॉल, ठीक है बच्चों। अपन सेल वॉल को लिखते हैं थोड़ा सा, फिर अपन इसको समझाते हैं आपको। सॉरी बच्चों, सॉरी, थोड़ा न्यू कलर लेते हैं आपके लिए। चलो, ये क्या है, नॉन लिविंग। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, नॉन लिविंग, रिजिड आउटर कवरिंग। नॉन लिविंग है, रिजिड है और आउटर कवरिंग है ऑफ प्लांट सेल। सेल वॉल कहाँ पे होती है, ओनली प्लांट सेल्स में होती है। हमेशा एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती बच्चों, हमेशा याद रखेंगे। एनिमल में आपको कभी भी सेल वॉल बोले तो आपको बोलना है कि नहीं सर, एनिमल सेल में सेल वॉल कभी भी नहीं हो सकती। तो हमेशा सेल वॉल कहाँ होगी, प्लांट सेल में। ये क्या होती है, नॉन लिविंग होती है, रिजिड होती है मीन्स कठोर होती है, और क्या होती है, आउटर कवरिंग होती है, किसकी, प्लांट सेल की। कंपोज्ड ऑफ, किसका हो रहा है, कंपोज्ड मेनली किसकी है, मेनली ऑफ सेल्यूलोज है। प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होगी, सेल्यूलोज से। आई होप आपको समझ में आया हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है, बट एक और मेम्ब्रेन होती है प्लांट सेल में जो उसकी प्रोटेक्टिव नेचर का काम करती है। जो सेल वॉल जनरली आपने देखा होगा ना कि जनरली पेड़ की जो स्टेम होती है वो जनरली बहुत हार्ड होती है। क्या होती है, बहुत हार्ड। आप उसकी स्टेम को देखोगे ना, जो डेड सेल्स होती है, वो डेड सेल्स कौन सी होती है, सेल वॉल होती है, जो उसके प्रोटेक्टिव नेचर के काम करती है। तो बाहर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर एक और वॉल होती है सेल वॉल। वो एक और मेम्ब्रेन होती है प्लांट सेल के अंदर। किसके अंदर, ओनली प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर नहीं। प्लांट सेल के अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक और वॉल होती है, वो कौन सी होती है, सेल वॉल होती है। ये जनरली क्या है, नॉन लिविंग है, इसीलिए आप जो बाहर की जो सेल होती है वो जनरली हार्ड होती है किसी प्लांट सेल की, तो वो जनरली क्या है, नॉन लिविंग है। रिजिड आउटर कवरिंग है, जो बाहर की क्या है, रिजिड हार्ड है, हार्ड आउटर कवरिंग है किसकी, प्लांट सेल की, और जनरली किससे बनी हुई है, सेलुलोज से बनी हुई है। तो वही अपन ने पॉइंट के फॉर्म में आपको लिखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेल वॉल किसमें होती है, ओनली प्लांट सेल में, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट लिखते हैं, प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल, प्रोवाइड करेगा क्या, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। क्या करेगा, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। किसको, lies outside the plasma membrane। मीन्स जनरली आप इसको बोल सकते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। क्या होती है, बाहर होती है। सेल वॉल क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर।
फर्स्ट ऑफ ऑल ये हार्ड होती है ना, नॉन लिविंग है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर तो कोई काम नहीं है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो जनरली ये अपन ने को इतना ही याद रखना है कि एनिमल सेल में तो सेल वॉल होता नहीं है, सेल वॉल किस में है, प्लांट सेल में। तो बाहर की तरफ जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो कौन सी है, सेल वॉल है, उसके अंदर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो नॉन लिविंग रिजिड आउटर कवरिंग ऑफ दी प्लांट सेल क्या है, सेल वॉल है, जो जनरली क्या प्रोवाइड करेगी, सेलुलोज से बनी हुई है, और प्रोवाइड क्या करेगी, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, मीन स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, लाई आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप यहाँ पे आपको सेल वॉल का मतलब समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक और टर्म आता है क्या, प्लाज्मोसिस। क्या आता है, क्या आता है, प्लाज्मोलिसिस। क्या टर्म आता है, प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस का टर्म आता है, ठीक है। तो प्लाज्मोसिस क्या होता है, जैसे ऑस्मोसिस हो रहा था ना, ऑस्मोसिस के केस में जनरली जहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा था और बाहर कम था, तो अंदर से बाहर जा रहा था ना मूवमेंट, उसको क्या बोल रहे थे अपन, एक्सोऑस्मोसिस बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, एक्सोऑस्मोसिस बोल रहे थे या हाइपोटोनिक बोल रहे थे, नहीं हाइपोटोनिक नहीं, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक के केस में एक्सोऑस्मोसिस हो रहा था ना, तो उस केस में क्या था, अपन की बाहर मूवमेंट हो रहा था, अंदर से बाहर मूवमेंट हो रहा था। तो वही है प्लाज्मोसिस, क्या है, वही है। तो अपन को इसमें क्या लिखना है, ये क्या होता है, अकर्स इन लिविंग, किस में हो रहा है, अकर्स इन लिविंग प्लांट सेल, किस में हो रहा है, लिविंग प्लांट सेल के अंदर हो रहा है, व्हेन दे लॉस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, जब लिविंग प्लांट सेल के अंदर पानी लॉस होना स्टार्ट हो, अंदर से बाहर होना स्टार्ट हो ऑस्मोसिस के थ्रू, तो उस सिनेरियो को क्या बोलेंगे, प्लाज्मोसिस बोलेंगे। क्या बोलोगे बच्चों, प्लाज्मोसिस बोलोगे, ठीक है। जब वाटर का लॉस होना स्टार्ट हो, लिविंग प्लांट सेल के अंदर वाटर की लॉस होना, जब स्टेम पे आप चेक करना या लीफ में स्टेप चेक करना, तो वहाँ पे वाटर का लॉस होना स्टार्ट हो बाहर ऑस्मोसिस के थ्रू, तो उसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मोसिस बोलेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट्स इन श्रिंकेज। क्या हो जाएगा, श्रिंकेज हो जाएगी। वाटर अगर अंदर से बाहर जा रहा है, तो अंदर अपन ने पढ़ा था ना एक्सोऑस्मोसिस केस में क्या हो रहा है, श्रिंक हो रही है, अंदर सिकुड़ जा रही है, श्रिंकेज ऑफ सेल अवे, श्रिंकेज ऑफ सेल कंटेंट, सॉरी बेटा, सेल कंटेंट्स अवे फ्रॉम सेल वॉल, ठीक है बच्चों। तो प्लाज्मोसिस के केस में आपको समझ आया ना, लिविंग प्लांट सेल के अंदर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है ऑस्मोसिस के थ्रू, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, प्लाज्मोसिस बोलेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, सेल का श्रिंकेज हो जाएगा, कंटेंट स्वेल हो जाएंगे, मतलब स्वेल क्या, कंटेंट सिकुड़ जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मोसिस बोलेंगे। तो सेल वॉल आई होप आपको समझ में आया होगा, क्या है, नॉन लिविंग है, बाहर जो प्रोटेक्टिव लेयर है, जो हार्ड है, अपन जो बार्क देखते हैं ना, जो बार्क सेल, अपन का सेल का, अपन ने जो रॉबर्ट हुक जो थे, उन्होंने सेल की डिस्कवरी कहाँ से की थी, बार्क सेल से तो की थी। तो बार्क सेल जो डेड सेल थी, वो सेल वॉल वाली सेल उनको मिली थी, तो सेल वॉल बाहर की जो लेयर उन्होंने उठाई, उसमें से जो कंपार्टमेंट मिले थे, वो कंपार्टमेंट ब्लॉक टाइप स्ट्रक्चर, ब्रिक 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 वाले स्ट्रक्चर थे ना, वो सेल वॉल के स्ट्रक्चर थे, तो वो सेल उन्होंने वहीं से ढूंढी थी। तो बाहर की जो प्रोटेक्टिव लेयर है किसी प्लांट सेल की, ठीक है, वो क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर सेल वॉल है, और उसके अंदर क्या आती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है, और किससे बनी हुई है, सेलुलोज से बनी हुई है। तो अब अपन यहाँ पे लिखते हैं उसके फंक्शंस, क्या लिखते हैं, फंक्शंस लिखते हैं, ठीक है। ओ सॉरी बच्चों, तो अपन इसके क्या लिखते हैं, फंक्शंस लिखते हैं, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। अब फंक्शंस लिख देते हैं, फिर थर्ड जो न्यूक्लियस वाला कंपोनेंट है अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ सेल वॉल लिख के अब आपकी छुट्टी कर देते हैं, ठीक है। छुट्टी मीन्स जनरली आपको छोड़ देते हैं, इतना ही लेक्चर रखेंगे फिर आज। इसमें क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, परमिट्स प्लांट फंजाई एंड बैक्टीरियल। ये जनरली कहाँ पे होती है, सेल वॉल जनरली प्लांट सेल, फंजाई में और बैक्टीरियल सेल में होती है। टू रेजिस्ट बर्स्टिंग, किससे बर्स्ट करने से, बर्स्ट फटने से रेजिस्ट करती है, इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट्स। हाइपोटोनिक कौन सा था, हाइपोटोनिक कौन सा था बच्चों, हाइपोटोनिक यानी
जब बाहर जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर कम है तो ज़्यादा ना आ जाए, ज़्यादा ना आने के कारण पानी टूट नहीं देगी। अब ये क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। बाहर ज़्यादा पानी है, अंदर कम है, तो ज़्यादा पानी आ गया और ज़्यादा पानी के आने से ज़्यादा सूज जाएगी, सूजने के कारण फट जाएगी। तो सेल को फटने से बचाता है। बाहर हाइपोटोनिक कंडीशन में वाटर की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है, तो ज़्यादा पानी आने के कारण वो सेल फट भी सकती है। तो उसको कौन रोकता है, सेल के फटने को, वो सेल वॉल रोकती है। तो फर्स्ट पॉइंट अपन ने यही देखा, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर उसके बर्स्ट होने में रोकने को कौन रोकता है, वो सेल वॉल रोकती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको आई होप समझ में आया होगा। तो सेकेंड पॉइंट लिखते हैं, सेल एब्जॉर्ब्स वाटर। अब सेल क्या करेगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी बाय ऑस्मोसिस। किसके प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस, लीडिंग टू स्वेलिंग। अब ये क्या करेगी, स्वेलिंग कराएगी, स्वेलिंग एंड प्रेशर अगेंस्ट सेल वॉल। ठीक है बच्चों, अब अपन ने सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, सेल एब्जॉर्ब वाटर बाय द ऑस्मोसिस लीडिंग टू द स्वेलिंग एंड प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। अब ये सेल वॉल के ऊपर प्रेशर लगाएगी। अगर अपन ऑस्मोसिस के थ्रू पानी अंदर आ गया है, अब वो क्या करेगी, सूज गई है, अब वो प्रेशर लगाएगी सेल वॉल के अंदर और सेल वॉल उसको क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी, फटने से रोकेगी। तो यही केस का सेकेंड पॉइंट में अपन ने लिखा है कि भाई सेल ने तो एब्जॉर्ब कर दिया ऑस्मोसिस के थ्रू और वो क्या हो गई, सूज गई। सूजने के कारण अब वो क्या करेगी, प्रेशर लगाएगी। जो पानी अंदर और अंदर आना चाहेगा ना, तो प्रेशर लगाएगा सेल वॉल पर, सेल वॉल क्या करेगी, उसको रेजिस्ट करेगी, रोकेगी। तो उस काम का वो भी काम कौन करते हैं, सेल वॉल करती है। थर्ड पॉइंट लिख लो, सेल वॉल एक्सर्ट्स, क्या करेगी, इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर। बाहर से प्रेशर लग रहा है ना, तो इक्वल प्रेशर बाहर भी देगी। क्या करेगी, इक्वल प्रेशर बाहर भी देगी अगेंस्ट स्वॉलन सेल। तो अंदर का प्रेशर सेम बाहर दोगे तो प्रेशर नेग्लिजिबल हो जाएगा। नेग्लिजिबल के कारण ना वाटर अंदर आ पाएगा ना वाटर बाहर जा पाएगा। तो ये प्रेशर को मेंटेन करेगी। जो बाहर से प्रेशर लग रहा है ना अंदर आने के लिए वाटर को, और ये भी बाहर क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी, तो दोनों प्रेशर नेग्लिजिबल हो जाएंगे और नेग्लिजिबल के कारण कोई वाटर का मूवमेंट नहीं होगा। तो ये मूवमेंट रोकने का काम भी कौन करता है, सेल वॉल करती है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा थर्ड पॉइंट। अब चौथा पॉइंट लिख देते हैं, सेल विथ walls can endure greater changes in surrounding medium than animal cells। अब इसका मतलब क्या होगा, सेल्स विद द वॉल्स। जो सेल में सेल वॉल है वो क्या करेगी, एंड्योर करेगी ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग। मतलब सराउंडिंग में कोई भी चेंज हुआ तो उसके सराउंडिंग के चेंज के कारण अंदर के एनवायरनमेंट में कोई चेंज ना आए या चेंज अपना जरूरी है, तो उसको कौन रेगुलेट करेगी, वो सेल वॉल रेगुलेट करेगी। तो जिसमें सेल वॉल नहीं है, एनिमल में सेल वॉल नहीं है, तो चेंज आने हैं तो वो कम आ सकते हैं, तो वो भी कौन इंश्योर करेगी। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट ऐसे ही अपन ने लिख दिया। तो जो पहले के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या करेंगे, फटने से रोकेंगे। जो सेल वॉल्स है, जो बाहर से प्रेशर लग रहा है उसको नेग्लिजिबल प्रेशर करेगी। तो ये फंक्शन क्या होता है, सेल वॉल का होता है। जनरली नॉन लिविंग, और तो क्या ही करेगा, नॉन लिविंग सेल क्या करेगी, जनरली उसको प्रोटेक्ट ही कर सकती है, और क्या कर सकती है, बचा तो सकती है बस। तो अपन एक और जनरली एक टेबल बना देते हैं, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई। ये अपन ने जनरली देखा ना किस में होती है, फंजाई। एनिमल भी लिख सकते हैं, या लिख दो वायरसेस। ठीक है, तो ये 5 अपन ने ऑर्गेनिज्म देखे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल या वायरसेस। ठीक है, अब इसमें सेल वॉल, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल वॉल प्रेजेंट होती है। यहाँ पे देखो सेल वॉल प्रेजेंट होती किस किस में है, इसमें प्लांट सेल में तो सेल वॉल प्रेजेंट है, बैक्टीरिया में क्या है, प्रेजेंट है। प्लस का मतलब प्रेजेंट है, नेगेटिव का मतलब नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट है। एनिमल में नहीं होती सर, एनिमल में क्या होती है, नहीं होती। वायरसेस में भी क्या होती है, नहीं होती। यहाँ पे किससे बनी हुई है, मेडअप ऑफ, यहाँ पे लिखो मेडअप ऑफ सेल्यूलोज। किससे बनी हुई है, प्लांट सेल में सेल्यूलोज। फंजाई में किससे, बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन। ये आपको 11th में पढ़ना है, पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन आपके 11th में आता है।
बट यहाँ पे आपको नाम याद रखना है कि किससे बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी हुई है। फंजाई की सेल किससे बनी हुई है, काइटिन से बनी हुई है। एनिमल और वायरस में तो होता ही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे क्रॉस क्रॉस। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं सेल वॉल का फंक्शन, परमिट क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी, बर्स्ट होने से बचाएगी। दूसरा क्या है, ऑस्मोसिस से अंदर प्रेशर जो लग रहा है उसको नेग्लिजिबल प्रेशर लगाएगी। चौथा पॉइंट क्या लिखा, सेल को ग्रेटर चेंजेस, मतलब बाहर से कोई भी चेंज आएगा अंदर के चेंज को उसमें एनवायरनमेंट में सूटेबल करवाएगी। एनिमल सेल में तो होता ही नहीं है, तो इसीलिए उस लास्ट पॉइंट अपन ने यहाँ पे क्या देखा, प्लांट सेल किस किस में प्रेजेंट है, प्लांट में मतलब सेल वॉल किस में प्रेजेंट है, प्लांट में, बैक्टीरिया में, फंजाई में, और एनिमल और वायरसेस में तो होती ही नहीं है, तो इससे क्या ही बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स में याद रखना है किससे बनी हुई है, सेल्यूलोज से। सेकंड, बैक्टीरिया किससे बनी हुई है, पेप्टाइड और ग्लाइकेन से सेल वॉल। और फंजाई में किससे बनी हुई है, ग्लाइकेन से। ये आपको याद रखना है, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा 11th में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको खाली नेम याद रखने हैं, ठीक है बच्चों। तो सेल वॉल आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा। सेल वॉल क्या थी, एक नॉन लिविंग, क्या थी, नॉन लिविंग लेयर थी, जो कि कहाँ है, बाहर प्रेजेंट है, जो कि क्या कर रही है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है। किसके, प्लांट के अंदर जितना भी माल अंदर भरा हुआ है उसको बचाने का काम कर रही है सेल वॉल, ओनली प्रोटेक्टिव लेयर है। किससे बनी हुई है, सेल्यूलोज से बनी हुई है प्लांट सेल, ठीक है। ये क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है स्ट्रेंथ। किसको क्या कर रही है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, उसको बचा रही है, ठीक है। आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मोसिस आपने समझा, ऑस्मोसिस के कारण अंदर से बाहर जाना मूवमेंट का, तो वाटर लॉस हो जाना और सेल का श्रिंक हो जाना, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, प्लाज्मोसिस बोलेंगे। कभी कभी हो जाता है प्लांट में, ठीक है। तो फंक्शन अपन को अभी जस्ट समझ लिए। तो यहाँ से अपन यहाँ पे एंड करते हैं इस लेक्चर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने यहाँ पे क्या पढ़ा, फर्स्ट कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था, सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ से अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे, फिर क्या पढ़ रहे थे, डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा, फिर ऑस्मोसिस का पूरा प्रोसेस पढ़ा, और यहाँ से फिर उसका डिफरेंशिएशन किया, और एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस पढ़ा, और लास्ट में अपन ने क्या पढ़ा, सेल वॉल और उसके फंक्शन। यहाँ पे अपन ने 2 कंपोनेंट्स पूरे किए हैं, किसके, सेल के। अब अपन को थर्ड कंपोनेंट पढ़ना है, न्यूक्लियस, फिर साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स। ये अपन पढ़ेंगे फर्दर चैप्टर्स में या फर्दर लेक्चर्स में, ठीक है। फर्दर लेक्चर्स में अपन इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे अपन करते हैं, रेस्ट करते हैं लेक्चर 2 का, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक आप अपने एनसीईआरटी को रीड करना और नोट्स को साथ में पढ़ाना, मतलब नोट्स को साथ में बना के फिर इस चैप्टर को यहाँ तक कंप्लीट करना पढ़ के, और यहाँ तक लेक्चर कंप्लीट करना। अब लेक्चर नंबर 3 अपन जल्दी फर्दर यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, और यहाँ से अपन आगे कंटिन्यू करेंगे स्टडीज़ पे, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।